ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम 181 एक नेक्रोमेंसर के साथ लड़ाई 2। बूम! जमीन धंस गई और टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि जेरस वहां से गायब हो गया, जैसे कि वह पहले से ही एक भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं था। कबूम! कठपुतलियों के सामने तुरंत प्रकट होते हुए जेरस ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति से उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन कठपुतली आखिरी समय में एक तरफ खिसक गई। फिर भी भले ही वह चकमा दे गई, हवा की तीव्रता के कारण उसके सिर के किनारे पर एक कट का निशान दिखाई दिया। RIP तलवार कठपुतली के उसके बगल में दिखाई देने पर एक तलवार भयानक गति से जेरा की गर्दन की ओर बढ़ी। क्लैंग! जेरस ने तुरंत अपने दाहिने हाथ को ब्लेड में बदल दिया और शक्तिशाली तलवार से टकराया, अपने दांतों को कसकर भींच लिया, क्योंकि उसके हाथों की नसें उसकी सभी मांसपेशियों से शक्ति खींच रही थीं, जिससे तलवार कठपुतली पीछे की ओर उड़ गई। अपने बाएं हाथ को भी ब्लेड में बदलकर उसने तुरंत पीछे हटी कठपुतली पर हमला किया, जिस पर उसने सबसे पहले हमला किया था, क्योंकि उसकी तलवार उसकी गर्दन पर लगी थी। एक सिर आसमान में उछला, हरा खून छिड़कता हुआ बार बार जमीन से टकराया और फिर एंड्रिया के पैरों पर जाकर रुक गया। वह एक है, जेरास ने कहा, जैसे ही एंड्रिया के चेहरे पर चंचल मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक क्रोधित अभिव्यक्ति आ गई। कठपुतली को परिष्कृत करने में कम से कम 6 महीने लगे, इससे पहले कि वह आखिरकार उनकी इच्छा को अपनी इच्छा से बदल सके, लेकिन जेरास ने उसकी गर्दन काट दी। उसने पूरे 6 महीने की अपनी मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैं इसे एक चुनौती के रूप में लूंगा, उसने कठपुतलियों को एक नया आदेश देते हुए दांत पीसते हुए कहा। इसे जहां चाहो ले जाओ। जेरास की ओर तूफान का एक खंभा फटा जब उसने देखा कि मादा कठपुतली ने अपना पंखा खोलकर उसे उसकी ओर उड़ा दिया। तालमेल बिठाते हुए तलवार की कठपुतली ने अपनी तलवार को आगे की ओर मारा, जिससे एक ब्लेड लाइट दिखाई दी, और छोटे तूफान के साथ मिलकर उन्होंने ब्लेड तूफान का एक चक्रवात बनाया जिसने जेरा की आकृति को निगल लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी प्रारंभिक उल्कारैंक चरण को नष्ट कर दिया। तूफान आखिरकार शांत हो गया क्योंकि धूल जम गई और एक क्षेत्र दिखाई दिया जिसकी जगह हजारों गहरे कट के निशान थे। जमीन एक अंतहीन खाई के साथ कम हो गई। ऐसा लगता है कि वह बिना किसी शरीर को छोड़े पूरी तरह से खत्म हो गया। अब मैं उसे कठपुतली में नहीं बदल सकता, कितना दुखद है। खैर, कम से कम मुझे 300,000 स्टार सिक्के तो मिल गए। एंड्रिया ने थोड़े असंतुष्ट भाव से बुदबुदाया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने एक बार फिर कठपुतलियों में से एक पर नियंत्रण खो दिया। क्या तुम मेरे बालों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? आवाज धीरे से महिला कठपुतली के कानों में फुसफुसाई, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी कदम आगे बढ़ा पाती, स्टील जैसे पंजों वाला एक पंजे वाला हाथ पीछे से उसकी छाती को चीरता हुआ एंड्रिया के सामने हरे खून से रंग गया। जैसे ही हाथ बाहर निकले और वह बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिर पड़ी। जेरास ने महिला के शरीर से निकाले गए अजीब हरे कोर को उत्सुकता से देखा, क्योंकि वह उस पर हजारों रूनिक रेखाओं को देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि कठपुतलियों में कुछ ऐसा होगा जो ऊर्जा के किसी स्रोत की तरह काम करेगा, क्योंकि वे मर चुकी थीं और उनमें कोई दिल नहीं था, लेकिन कोर ने उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। मुझे लगता है कि ये 2 है, जेरास ने एक बेफिक्र भाव के साथ कहा, क्योंकि उसने कोर को एंड्रिया पर फेंका, जिसने धीरे से अपने हाथ उठाए और उसकी गहरी आंखों में गहरी लाल नसें देखीं। जाओ, एंड्रिया ने दांत पीसते हुए कहा। एक तलवार जेरास पर ऊपर से वार करती हुई हवा में चीरती हुई चली गई। जैसे ही तलवारबाज उसके ऊपर दिखाई दिया, जबकि एक विशाल कुल्हाड़ी उसकी तरफ से निकली, जिसका स्रोत अंडरवर्ल्ड का विशालकाय था। ऐसा लगता है कि एंड्रिया अब लड़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर रहा था, क्योंकि उसने आखिरकार अंडरवर्ल्ड के दिग्गज के साथ हमला किया। जेरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके ऊपर के 2 हाथ उसकी त्वचा के अंदर से एक काला रंग बिखेर रहे थे। अपने पूर्ण मॉर्फ जीन का उपयोग करते हुए उसने अपनी हड्डियों के निर्माण को बदल दिया ताकि वह अब तक की सबसे कठोर वस्तु बन जाए। एक स्वर्गीय गिलोटिन की तरह अपनी गर्दन की ओर लंबवत रूप से करते हुए ब्लेड को देखते हुए जेरास ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और ब्लेड को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसके नीचे की जमीन अविश्वसनीय शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और ब्लेड को किनारे की ओर मोड़ने से पहले दहाड़ लगाए। बूम! जमीन के नीचे 5 मीटर की खाई दिखाई दी जहां ब्लेड टकराया। 50 HP। आर्ग! जेरास के पेट के किनारे पर एक भयानक मात्रा में बल लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जमीन में धंस गया। उसकी पीठ जमीन को चीरती हुई रुक गई। धीरे धीरे जमीन से उठकर उसने अपनी पसलियों के क्षेत्र को देखा, जिस पर एक अविश्वसनीय रूप से गहरा कट का निशान था, जिससे उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं, लेकिन जेरास को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा और 5 सेकंड से भी कम समय में वह सामान्य हो गया, जैसे कि उसे पहले कभी कोई चोट ही नहीं लगी थी। अगर यह वह नुकसान है जो तुम्हारा सबसे मजबूत कठपुतली मुझे पहुंचा सकता है, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी हार निश्चित है, जेरास ने अपने शब्दों पर यकीन करते हुए कहा, जबकि एंड्रिया ने उसे थोड़ी चिंता के साथ देखा।
पुनर्जनन की गति, यह उसकी बहन की गति से लगभग बराबरी कर सकती थी, जो एक शुद्ध रक्त दानव थी। छी, जैसे कि तुम्हें वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, एंड्रिया ने कहा और उसने तुरंत अपनी कठपुतलियों को हमला करते रहने का आदेश दिया। ज़ेरास ने अपनी ओर आ रही 2 कठपुतलियों को देखा। जैसे ही वह युद्ध की मुद्रा में आया, गंभीरता से, एक हमले में 50 एचपी की जरूरत होती है, जबकि मैं वास्तव में पुनर्जीवित हो सकता हूं, बस ऐसे 6 और हमले और मैं वास्तव में मर जाऊंगा। ज़ेरास ने कठपुतलियों को दोनों दिशाओं से अपने करीब आते देखकर विश्लेषण किया। तो चलो इसे एक पायदान ऊपर ले चलते हैं, है न? ज़ेरास ने कहा, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी ताकत को रोकना बंद कर दिया और पूरी ताकत से जाने का फैसला किया। एक विशाल कुल्हाड़ी ज़ेरास की ओर नीचे की ओर बढ़ी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का विशालकाय व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी को नीचे की ओर काटते हुए उसके ऊपर दिखाई दिया। रिप! ज़ेरास तुरंत थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया, क्योंकि कुल्हाड़ी ने पूरे क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करते हुए जमीन पर जोरदार वार किया। ज़ेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसका हाथ अंधेरे आभा से भरा हुआ था, जो मुक्का लगने के कारण बाहों पर लगी अंतरिक्ष की लपटों की बाधा को चीरता हुआ दिखाई दिया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही अंडरवर्ल्ड के विशालकाय सीने में जा घुसा। बूम! एक शरीर तुरंत दूर तक उड़ता हुआ चला गया और पहाड़ों की भीड़ से टकराकर गायब हो गया। क्या? एंड्रिया ने इस आदान प्रदान को देखकर चौंक कर चिल्लाया, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड के विशालकाय को गायब होते और उससे संपर्क होते देखा। तलवारबाज आदमी ज़ेरास के ऊपर दिखाई दिया और उसकी तलवार नीचे की ओर कट रही थी, जबकि ज़ेरास ने उबे हुए भाव के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। वही हमला, वही क्रम, यह इतना पूर्वानुमानित है। मुझे लगता है कि तुम सच में कठपुतली हो, ज़ेरास ने कहा, जैसे ही उसके हाथ गहरे पत्थर की छाया में आ गए और उसने ब्लेड को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। ब्लेड के उसके हाथों में घुसने पर लाल खून टपकने लगा, लेकिन जल्द ही रुक गया और पत्थर जैसी कठोर हड्डियों को काटने में असमर्थ हो गया। तलवार पर अपने हाथों को कसते हुए, क्लैंक! तलवारबाज के बेतरतीब ढंग से गिरते ही तलवार तुरंत टूट गई और ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए उसका सिर पकड़ लिया और एंड्रिया के सामने उसे लटका दिया। मुझसे भीख मांगो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। धमाका! एक सिर फट गया। 182 धूर्त कमीना! धमाका! कठपुतली का सिर तुरंत फट गया, क्योंकि ज़ेरास ने एंड्रिया पर एक मजाकिया मुस्कान बिखेरी, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपनी आत्मा खो दी हो। मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे कौन रोकेगा? तुम्हारे बगल में खड़ी वह छोटी सी कठपुतली जो जाहिर तौर पर सबसे कमजोर है, या तुम्हारी सबसे कमजोर ताकत है? अगर किसी पर एक ही मंच पर 5 कठपुतलियों द्वारा हमला किया जाए तो यह वाकई किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकता है, लेकिन सच्चाई का सामना करो एंड्रिया। तुम्हारी कठपुतलियों में एक बहुत बड़ी घातक खामी है, और वह ये है कि वे हर समय बिल्कुल एक ही तरह से काम करती हैं। जब तुम लोगों को कठपुतलियों में बदल देते हो तो तुम न केवल उनकी आनुवंशिक क्षमता खो देते हो, बल्कि तुम उनका युद्ध अनुभव भी खो देते हो। वे केवल कूदना और वार करना जानते हैं। एक असली लड़ाके के लिए तुम्हारी कठपुतलियां बच्चों का खेल हैं, चाहे वे कितनी भी हों, ज़ेरास ने कहा, लेकिन वह पहले ही जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और फिर कटाव! आखिरी कठपुतली तुरंत ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में कट गई, क्योंकि उसके 2 हिस्से विपरीत जमीन पर गिर गए। अब वह सीधे एंड्रिया के सामने था, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई भूत हो। उसने वाकई उन सभी को खत्म कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी। कोई आखिरी शब्द? ज़ेरास ने एंड्रिया की तरफ देखते हुए भावहीनता से पूछा। हा 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 हा! ज़ेरास की भौहें ऊपर उठते ही एंड्रिया अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जैसे लोग मेरी जान ले सकते हो? एंड्रिया ने मजाक में पूछा। ज़ेरास ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसका पैर जमीन में धंस गया और उसमें गहरी खाई बन गई। एंड्रिया की तरफ देखते हुए वह देख सकता था कि वह सैकड़ों रूनिक लाइनों के साथ एक अजीब नीले अवरोध में था। मत सोचो कि तुम जीत गए, ज़ेरास। तुमने मेरी सभी कठपुतलियों को नष्ट कर दिया होगा, लेकिन एक बार जब तुम समझ जाओगे कि यह जगह वास्तव में क्या है, तो तुम समझ जाओगे कि तुमने सिर्फ मेरी मदद की है। NOWELL-BE-IN.C-OM। जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम मर जाओगे। एंड्रिया ने अपनी आस्तीन से एक कार्ड निकालते हुए कहा। स्लैश! एक विनाशकारी ब्लेड लाइट दुनिया भर में तेजी से चमकी और बैरियर पर जोरदार टक्कर मारी, क्योंकि इसने तुरंत इसे चीर दिया और तेजी से एंड्रिया की गर्दन की ओर बढ़ गया। काबूम! कचरा ऐसा है जैसे तुम मुझे मारने के बारे में केवल सपने ही देख सकते हो। ज़ेरा का ब्लेड तुरंत एंड्रिया के सिर की ओर तेजी से बढ़ा और उसे एक ही झटके में काट देना चाहता था, लेकिन एंड्रिया अभी भी ब्लेड को छूने से पहले अपनी उंगली में कार्ड को कुचलने में सक्षम था। RIP! जमीन साफ साफ 2 हिस्सों में कट गई, जिससे 2 मीटर गहरी खाई खोद गई, क्योंकि हवा की लहरें जगह जगह उड़ रही थी, जिससे जगह धूल से ढक गई। लेकिन जल्द ही सब कुछ साफ हो गया और एंड्रिया कहीं नहीं मिला। छी! धूर्त कमीना! ज़ेरा ने गुस्से में अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, लेकिन उसने जल्द ही अपने हाथों को सामान्य कर लिया और अपने सामान्य आकार में वापस आ गया।
वह वास्तव में एंड्रिया को मारने के पीछे नहीं था, वह केवल अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था और वह परिणामों से निराश नहीं था। अपने कैस डेवोरर जीन का उपयोग किए बिना वह अभी भी मध्य उल्का रैंक चरण के विशेषज्ञों का सामना कर सकता था। ज़ेरा का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसके चारों ओर का पहाड़ हिलने लगा और दूर से एक विशाल पहाड़ इतना ऊंचा उठ गया कि उसने उस जगह के आसपास के अन्य पहाड़ों को अनगिनत बार बौना बना दिया। आपने शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया है और माउंटेन गेट ट्रेल ग्राउंड पर अकेले रहने में कामयाब रहे हैं। आप ट्रेल लेने के लिए पात्र हैं। परीक्षण लेने के लिए माउंटेन गेट पर जाएं। अचानक आवाज़ गूंजी और ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं, नए उभरे हुए पहाड़ को देखते हुए जहां से आवाज़ आती हुई सुनी जा सकती थी। परीक्षण के लिए पात्र, इसलिए परीक्षण लेने के लिए केवल मुझे या एंड्रिया को ही इस स्थान पर रहना चाहिए और चूंकि एंड्रिया दूर चला गया था इसलिए उसे इस स्थान से बाहर निकाल दिया गया होगा जिससे वह स्वतः ही अयोग्य हो गया होगा। ज़ेरा ने भौहें सिकुड़ते हुए तर्क किया, इससे पहले कि उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाएं। क्या अविश्वसनीय अवसर है, ज़ेरास ने कहा और वह तुरंत गायब हो गया जहां वह खड़ा था और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चारों पैरों पर दौड़ रहा था। एक सच्चे जानवर की तरह उसके स्टील जैसे पंजे पहाड़ की ढलानों में धंस गए और आखिरकार वह पहाड़ पर पहुंच गया। सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरे रंग का शिवालय देखा जा सकता था जो 50 मीटर ऊंचा और 3 मंजिलों तक फैला हुआ था। एक प्राचीन उजाड़ हवा रहस्य की आभा में और श्रद्धा का आह्वान करते हुए उसके चारों ओर बह रही थी। एक आकृति अचानक इस शिवालय के सामने एक मृग तृष्णा की तरह प्रकट हुई जब वह शिवालय को देखते हुए सीधा खड़ा था। ज़ेरा का दिल उसके सीने में अज्ञात कारणों से जोर से धड़क रहा था जब वह अपने सामने उजाड़ शिवालय को देख रहा था। पगोडा के सुनहरे दरवाजे की ओर एक लाल पुल देखा जा सकता था जबकि पुल के दोनों ओर सैकड़ों अलग अलग जातियां थीं जो पुल के विपरीत दिशा में खड़े होकर अपना सिर झुका रही थीं। क्या अजीब सा माहौल है, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए देखा कि ऐसा लग रहा था कि सभी मूर्तियां पुल पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति की पूजा कर रही थीं। ये सम्मान या कुछ और दिखाने के लिए था, लेकिन ज़ेरास को यह समझ में नहीं आया कि मूर्ति एक परीक्षक के सामने झुके जिसने अभी तक ट्रेल भी पार नहीं किया था। मानो उसके विचारों के जवाब में आवाज़ तुरंत गूंज उठी, माउंटेन गेट में आपका स्वागत है। परीक्षण पूरा करें और एक ही कदम में स्वर्ग में उठें। परीक्षण में असफल हों और मूर्तियों में से एक बने, हमेशा के लिए पगोडा की पूजा और श्रद्धा में। आवाज़ गूंजी। ज़ेरास को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने मूर्तियों की ओर दूसरी नज़र डाली। तो ये परीक्षण लेने वाले थे? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा। जब उसने गंभीरता से इसके बारे में सोचा तो उसका दिमाग पूरी गति से चलने लगा। इतनी सारी मूर्तियों के साथ ये पहले से ही संकेत देता था कि यह परीक्षा वास्तव में कितनी कठिन है और मूर्तियों में से एक बनने के विचार ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। क्या आप परीक्षण को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? गहरी सांस लेने से पहले ज़ेरास ने मूर्तियों और फिर शिवालय के सुनहरे दरवाजे को देखा और फिर आवाज़ गूंजी। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, उसने दृढ़ विश्वास के साथ जोर से कहा। बधाई हो, आप चुनौती स्वीकार करने वाले 10वें व्यक्ति हैं और पहले परीक्षण में तुरंत मूर्ति में बदल जाने के पक्के विश्वास से बचते हैं। आवाज़ जोर से बोली और ज़ेरा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सवाल पहले परीक्षण का था और नहीं का मतलब मूर्तियों में से एक बनना होता। आखिर ऐसा सिस्टम किसने बनाया? खुद को दृढ़ता से पुष्ट करते हुए ज़ेरास ने लाल पुल पर चलते हुए पहला कदम आगे बढ़ाया। उसका सिर ऊंचा था और उसकी छाती ऊपर थी जबकि सैकड़ों मूर्तियां उसके सामने सिर झुका रही थीं। लेकिन फिर भी उसने इस परीक्षण में भाग लेने का फैसला क्यों किया, जबकि यह संभवतः मृत्युदंड था? यह उसके लक्ष्य के कारण था। अब तक उसका मार्ग अपना बदला लेने के लिए मजबूत होता जा रहा था और वह शिवालय से सुन सकता था कि एक बार परीक्षण पूरा करने के बाद वह एक कदम में उठ सकता है। ये दुनिया का एकमात्र अवसर हो सकता है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी से ताकत हासिल कर सके और अपने दिल में जलती नफरत को शांत कर सके। इसलिए ज़ेरास परीक्षण में भाग लेने के लिए तैयार था, भले ही भाग्य हमेशा के लिए पत्थर बन जाना हो या परीक्षण के लिए मरना हो। वह अवसर को न पकड़ पाने के पछतावे के बजाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर मरना पसंद करेगा। यह ज़ेरा का दृढ़ विश्वास था, हासिल करना या कोशिश करते हुए मरना। 183 पहला परीक्षण, 1 घंटे तक जीवित रहना। ज़ेरास तुरंत आगे बढ़ गया क्योंकि वह विशाल सुनहरे रंग के गेट के सामने पहुंचा। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने धक्का दिया लेकिन दरवाज़ा थोड़ा भी नहीं उठा जिससे उसे अपनी भौं ऊपर उठानी पड़ी। उसने ठंडी सांस ली क्योंकि उसके हाथों में अंधेरा छा गया और फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह तुरंत उसके लिए खुल गया और वह डोजो में प्रवेश कर गया। उस जगह में प्रवेश करते हुए दीवार पर अलग अलग हथियारों को पकड़े हुए विभिन्न जातियों की तस्वीरें देखी जा सकती थीं। भले ही वे कुछ और नहीं बल्कि छवियां थीं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वे शक्तिशाली आभा दिखा रहे थे जो दिखा रहे थे कि वे सभी उसकी समझ से परे बिल्कुल राक्षस थे। ज़ेरास आगे बढ़ा और एक नीली रोशनी की स्क्रीन के सामने पहुंचा जिसके सामने एक क्रिस्टल तैर रहा था। क्रिस्टल पर हाथ रखते ही डोजो में एक आवाज़ गूंजी, एक चुनौतीकर्ता को पहचान लिया गया है।
स्लिम्बइंग टाइटंस डोजो के पहले ट्रायल की तैयारी। जेरा के कान उत्सुकता से खड़े हो गए क्योंकि उसे आखिरकार डोजो का नाम पता चला। स्लिम्बइंग टाइटंस डोजो, क्या इसका सेलेस्टियल टाइटंस कल्टीवेशन खंडहरों से कुछ लेना देना है? जेरा ने दोनों नामों में टाइटंस को देखते हुए ध्यान से पूछा। अचानक क्रिस्टल गायब हो गया जबकि स्क्रीन से प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर निकली जिसने उसे अपनी उंगली उठाने से पहले ही पूरी तरह से निगल लिया। जेरा को लगा कि उसके सामने अंतरिक्ष स्थिर हो गया है जो तीव्र धक्का मुक्की के कारण था जिससे दुनिया के स्थिर होने का एक मृग तृष्णा पैदा हो रही थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद धक्का मुक्की बंद हो गई जिससे उसने अपनी आंखें खोलीं और जगह के चारों ओर देखा। वह देख सकता था कि वह एक युद्ध के मैदान के बीच में था क्योंकि उसकी दृष्टि जहां तक देख सकती थी उसके चारों ओर विशालकाय लाशें पड़ी थीं। आसमान से बर्फ की बारिश हुई जिससे शवों का कुछ हिस्सा ढक गया और खून छिप गया। ऐसा लग रहा था जैसे भूतपूर्व योद्धाओं की नग्नता को छिपाने की कोशिश की जा रही हो। अचानक उस जगह पर एक शक्तिशाली आवाज गूंजी जिसे वह हाल ही में सुन रहा था। 1 घंटे तक जीवित रहना है। NOWELL-BEACON.com। 1 घंटे तक जीवित रहना है। लेकिन किससे जीवित रहना है? जेरास ने खुद से कहा क्योंकि वह उस जगह के आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था जहां से उसे जीवित रहना था। मानो उसके विचार का उत्तर देते हुए आकाश से प्रकाश की एक लहर निकली जो जमीन पर पड़ी विभिन्न जातियों के शवों पर चमकी और फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। जेरास ने चौड़ी आंखों से देखा क्योंकि शव धीरे धीरे हवा में उठ रहे थे। उसके चारों ओर अलग अलग नस्लें थीं जिनमें से प्रत्येक का आकार अलग अलग था, लेकिन आकार में सबसे छोटी नस्ल उससे लगभग 2 मीटर ऊंची थी। लेकिन एक बात जो जेरास ने समान रूप से देखी वह थी उनकी साधना अवस्था, जो रहस्यमय होते हुए भी उल्का रैंक अवस्था के लोगों के समान दबाव को विकीर्ण करती थी, जो उसके समान ही अवस्था थी। हालांकि कुछ बीच में थे और बहुत कम दूरी पर और भी अधिक भयावह आभा के साथ थे जो केवल लेट मेटियोर रैंक अवस्था हो सकती थी, लेकिन उसने अवस्था के शिखर पर किसी को महसूस नहीं किया। दोपहर के 3:39। जेरास ने चौड़ी आंखों से देखा क्योंकि शव धीरे धीरे हवा में उठ रहे थे। उसके चारों ओर अलग अलग नस्लें थीं जिनमें से प्रत्येक का आकार अलग अलग था, लेकिन आकार में सबसे छोटा लगभग 2 मीटर था जो उससे एक सिर ऊपर था। लेकिन एक बात जो जेरास ने समान रूप से देखी वह थी उनकी साधना अवस्था, जो रहस्यमय होते हुए भी उल्का रैंक अवस्था के लोगों के समान दबाव को विकीर्ण करती थी, जो उसके समान ही अवस्था थी। हालांकि कुछ बीच में थे और बहुत कम दूरी पर और भी अधिक भयावह आभा के साथ थे जो केवल लेट मेटियोर रैंक अवस्था हो सकती थी, लेकिन उसने अवस्था के शिखर पर किसी को महसूस नहीं किया। सैकड़ों से ज्यादा प्राणी उसकी ओर लगभग लाशों की अंतहीन लहर की तरह तैर रहे थे। उनके शरीर से ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें निकल रही थीं और उनकी काली आंखें शक्तिशाली काली ऊर्जा से भरी हुई थीं, चीक एंड्रिया की कठपुतली की तरह, सिवाय इसके कि उनकी आंखों में हरी लौ नहीं थी। उसने देखा कि अभी भी कुछ लोग थे जो दूरी पर जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे और वह तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गया क्योंकि उसने अपने पूर्ण मॉर्फ जीन को सक्रिय किया और साथ ही अपनी अराजकता की आंखों को भी सक्रिय किया क्योंकि उसकी बाईं आंख में एक पतला काला धब्बा दिखाई दिया। एक विशाल क्लब सर्वनाशकारी शक्ति के साथ जेरास के ऊपर से उछला जब लगभग 5 मीटर लंबे एक विशालकाय प्राणी ने उसे एक ही बार में मारने के इरादे से अपना हथियार पटक दिया। जेरास के नीचे की जमीन हथियार की ताकत से टुकड़े टुकड़े हो गई, हालांकि वह अभी तक उसके संपर्क में नहीं आया था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए विशाल क्लब को देखते हुए अपना सिर उठाया। काबूम! जब एक हाथ ने एक विशालकाय क्लब को पकड़ रखा था जो उसके आकार से लगभग 3 गुना बड़ा था, लेकिन क्लब अपने ट्रैक में ही रुक गया था और 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था, तो जगह जगह शॉकवेव फैल गई। जेरास ने क्लब को देखा क्योंकि उसके दाहिने हाथ से काली रोशनी निकल रही थी जिससे उसकी हड्डियां सख्त हो गई थीं और क्लब की सतह पर दरारें दिखाई देने लगी थीं, इससे पहले कि वह तुरंत बिजली से टुकड़े टुकड़े हो जाए। जमीन से उछलकर उसने विशालकाय की छाती पर एक बैकिक मारी जिससे वह पीछे की ओर चला गया। सैकड़ों से ज्यादा हमले जेरास की ओर तेजी से बढ़े क्योंकि सामूहिक शक्ति से अंतरिक्ष कांप उठा, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा क्योंकि उसके कंधे से 2 और हाथ तुरंत निकल आए क्योंकि उसने एक हुम्बन का रूप ले लिया, लेकिन उसका रंग नीला नहीं हुआ। जेरास के लिए यह सबसे सही लड़ाई की स्थिति थी। उसने जो शुद्ध मन देखा था वह उसके बहुत बेहतर माने कोर से बह निकला क्योंकि शुद्ध शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसके परिवर्तन को शक्ति प्रदान की। अगले ही सेकंड में उसकी आंखें तुरंत केंद्रित हो गईं क्योंकि उसने अपनी सभी भुजाओं को मुट्ठी में बंद कर लिया। 1 घंटे तक जीवित रहना, ये वे हैं जो मुझसे बच सकते हैं। जेरास ने सैकड़ों हमलों की ओर चारों भुजाओं से ऊपर की ओर मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाए। समय रुक गया था क्योंकि टक्कर से विनाशकारी शक्ति का एक उछाल निकला जिसने उनके चारों ओर की बर्फ को उड़ा दिया और 1 मीटर के दायरे में क्षेत्र तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। काबूम! जेरास ने अपने हाथों से गुजरते हुए महसूस किया क्योंकि वह जिस जमीन पर खड़ा था उस पर 1 मीटर गहरा छेद दिखाई दिया, लेकिन उसने अपनी ओर बढ़ रहे सैकड़ों हमलों की शक्ति का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें बेअसर भी कर दिया।
जहां वह खड़ा था वहां से तुरंत कूदते हुए जमीन और भी गहरी धंसती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि वह एक प्राणी के सामने आया और उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे वह तुरंत दूर उड़ गया। ज़ेरास पहले से ही दूसरे प्राणी पर था, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत अपने पैरों में भर ली और एक लात मारी। उसका पूरा पैर प्राणी के शरीर से गुजर गया और वह शक्ति से हड्डियों और खून में फट गया। एक विशालकाय बुलबुल जैसा प्राणी अपने सींग से आगे बढ़ा और वैद्य ने उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर बगल में मौजूद दूसरी जाति की ओर फेंक दिया, जिससे दोनों तुरंत फट गए। लेकिन उसने नुकसान को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने पूरी तरह से नरसंहार जारी रखा। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही 10 मिनट से भी कम समय बचा था। युद्ध के मैदान में एक युवक इधर उधर कूदता हुआ दिखाई दे रहा था और खून खराबा चारों ओर फैल रहा था। लात, घूंसे, सिर पर वार, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और युद्ध के अनुकूल होने के लिए सैकड़ों बार अपनी संरचना बदली। लेकिन जल्द ही एक परेशान करने वाली सूचना दिखाई दी। मन कोर ऊर्जा 50/250। दुश्मनों की बाढ़ आ गई थी और चाहे वह कितने भी लोगों को मारे, लगभग तुरंत ही 3 गुना दुश्मन दिखाई देंगे। उसके बाल अचानक खड़े हो गए, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके नीचे की जमीन हिल रही है और वह तुरंत अपनी पीठ की ओर मुड़ा, जहां उसने एक 10 मीटर लंबा विशालकाय जानवर देखा जो जमीन से उठ रहा था और उसके हाथ में उससे 5 गुना लंबी कुल्हाड़ी थी। ओह नहीं! काबूम! अध्याय 184। इसे आगे पढ़ने से पहले इसके बाद का अध्याय पढ़ें। लेखक समा ने असुविधा के लिए माफी मांगी। ये सिर से पैर तक लाल लबादे में ढका हुआ एक प्राणी था, जिसके शरीर से बहुत सारा खून टपक रहा था। ज़ेरास की अराजकता की आंखें कितनी ऊंचाई तक देख सकती थीं, ये देखते हुए वह कम से कम 1000 मीटर लंबा था। उसका चेहरा त्वचा और हड्डियों से मेल नहीं खाता था, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक चीज उसकी रक्त लाल आंखें थीं, जो अलग अलग लाल रंग के रूनों से भरी हुई थीं, जो उसकी आंखों में मुड़ घुमाकर घूम रही थीं। डर! ज़ेरास ने पहले कभी इस तरह का डर महसूस नहीं किया था। यह मौत के सामने खड़े होने जैसा था, एक ऐसी मौत जिसका वह कितना भी विरोध करे, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आकृति ने अपनी विशाल लाल आंखें झपकाईं, क्योंकि वह ज़ेरास को घूर रही थी, जिसे चींटी कहना बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी। कितना समय हो गया है? आकृति ने एक बार फिर पूछा, जैसे कि कुछ बातें समझने की कोशिश कर रही हो। 6048। ज़ेरास ने उत्तर दिया। अंतिम ईश्वरीय क्षेत्र युद्ध से कितनी दूर? ईश्वरीय क्षेत्र युद्ध? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या? उसने ऐसा कहते ही शॉकवेव फूट पड़ी और नीचे खून का पूरा समुद्र कांप उठा। वह मंच जहां वह खड़ा था पागलों की तरह हिल रहा था, क्योंकि ज़ेरास खुद को उस पर टिकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, हालांकि उसे बार बार पीछे धकेला जा रहा था, जिससे सतह पर एक विशाल घाटी बन गई। लहरें जल्द ही शांत हो गईं, क्योंकि पूरी दुनिया ने लुढ़कना बंद कर दिया, जिससे ज़ेरास ने राहत की सांस ली। अंतिम ईश्वरीय क्षेत्र एक विनाशकारी युद्ध था जिसने 2 ब्रह्मांडों को अलग कर दिया। फिर भी आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है? आकृति ने पूछा और उसने उसे देखा जैसे कि वह एक बेवकूफ था। इसके बारे में कभी नहीं सुना, ज़ेरास ने उत्तर दिया। आप किस ब्रह्मांड से हैं? या आपकी दुनिया में साधना का उच्चतम स्तर क्या है? मुझे नहीं पता कि ब्रह्मांड से आपका क्या मतलब है, लेकिन मैं अनंत आकाशगंगा में पृथ्वी से हूँ। जहाँ तक साधना के उच्चतम स्तर की बात है, तो यह आकाशगंगा रैंक चरण है। ज़ेरास ने अपने शब्दों पर यकीन करते हुए उत्तर दिया। पृथ्वी, अनंत आकाशगंगा? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। युद्ध ने विनाशकारी क्षति की, इसलिए ये समझना वास्तव में कठिन है कि आप कहाँ से हैं। लेकिन क्या आपने कहा कि आपकी साधना का उच्चतम स्तर आकाशगंगा रैंक चरण है? प्राणी ने पूछा। हाँ, तो आपकी दुनिया संभवतः सभी ब्रह्मांडों में सबसे निचली जगह है। इसे दुनिया कैसे कहा जा सकता है? क्या? ज़ेरास ने पूछा और उसने भौहें उठाईं। आकृति ने जो कहा उस पर थोड़ी नाराजगी महसूस की। ऐसा लग रहा था कि यह न केवल उसका बल्कि उसकी पूरी दुनिया का मजाक उड़ा रहा था। मेरे समय में सबसे निचली साधना ब्रह्मांड मूल रैंक थी, लेकिन वास्तव में कुछ निम्न जातियां थीं जिनकी संतानें गैलेक्सी रैंक स्टेज से नीचे रैंक पर जन्म लेती हैं। क्या? ज़ेरास ने आकृति के शब्दों को सुनकर पूरी तरह चौंक कर चिल्लाया। कोई पहले से ही गैलेक्सी रैंक स्टेज पर पैदा हुआ था। सबसे कम रैंक गैलेक्सी रैंक से एक स्टेज ऊपर थी, पृथ्वी पर खेती के सबसे ऊंचे शिखर से ऊपर। हा 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 हा! ज़ेरास अचानक हंसने लगा और उसने अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया और अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सका। आप वास्तव में बहुत ही हास्य अभिनेता हैं, जो बिना शर्म के ऐसा कहने में सक्षम हैं। ज़ेरास ने आखिरकार खुद को संभाला, लेकिन जब उसने देखा कि आकृति उसे ऐसे देख रही है जैसे कि वह मूर्ख हो, तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। रुको, तुमने जो कहा वह सच है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ? जब शिशु ब्रह्मांड मूल स्तर पर होते हैं, तो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँ कि उच्चतम स्तर उससे एक स्टेज नीचे है? ऐसा लगता है कि समय वाकई बहुत दूर चला गया है। कोई बात नहीं, मेरे लिए अपना आत्मिक स्थान खोलो, प्राणी ने आदेश दिया। आत्मिक स्थान क्या है? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आत्मिक स्थान तुम्हारे विचारों और कार्यों का उद्गम।
मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए उस पर नियंत्रण करना चाहता हूँ। तुम मेरे कान और आंखें बनोगे। बदले में तुम एक ऐसी शक्ति अर्जित करोगे जिसे तुम्हारी छोटी सी दुनिया समझ नहीं पाएगी, प्राणी ने अपनी आवाज में गर्व से कहा, क्योंकि ज़ेरास के सिर में कंपन महसूस हो रहा था। उसे गुलाम बना दो, शक्ति के बदले में। प्राणी वास्तव में क्या चाहता था, इस विचार ने ज़ेरा के दिमाग को झकझोर दिया, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थीं। ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय तक नींद में रहने की वजह से तुम अपनी इंद्रियों से वंचित हो गए हो। तुम उम्मीद करते हो कि मैं अपना आत्मिक स्थान तुम्हारे लिए खोल दूं ताकि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। तुम मूर्ख हो या क्या? क्या? अब उस प्राणी के लिए चौंकने का समय आ गया था, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके नीचे बैठी चींटी ने उसके प्रस्ताव को नहीं कहने की हिम्मत की। तुमने अभी क्या कहा? आकृति ने पूछा, क्योंकि उसे पहले कभी इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। कोई उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा है। उस समय अगर वह गुलाम मानता तो हजारों दुनियाएं उसकी पुकार पर ध्यान देने के लिए इकट्ठा होती और उससे अपने पैरों पर खड़े होकर विनती करती कि वह गुलाम बन जाए। लेकिन इस चींटी ने वास्तव में मना कर दिया। मैंने कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारा या किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, अभी या कभी नहीं, ज़ेरास ने उत्तर दिया। गड़गड़ाहट। पूरी दुनिया घूम गई और मुड़ गई, क्योंकि अंतरिक्ष खुद उस शक्ति के आगे झुक गया जो अचानक दुनिया को चीरती हुई और शून्य के अंधेरे को प्रकट करती हुई भड़क उठी। ज़ेरा की आंखें बदल गईं क्योंकि उसने पूरे अंतरिक्ष में एक शक्ति का बुलबुला महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जो बूढ़े आदमी मैंग द्वारा द्वार खोलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति से अनगिनत गुना अधिक थी। तुमने मेरा गुलाम बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें दर्द का मतलब बताता हूँ, प्राणी ने कहा, और लाल रूनिक रेखाओं की तीव्रता बढ़ गई जो विशालकाय एनाकोंडा की तरह मुड़ती और मुड़ती हुई थी। तुरंत ज़ेरास ने महसूस किया कि पूरी दुनिया उसे कुचल रही है, मानो उसने उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया हो, जिससे हड्डियों के टूटने की आवाज़ पूरे स्थान में जोर से गूंज रही थी। मेरे गुलाम बन जाओ या कुछ भी नहीं बनो, यह आवाज़ ज़ेरा के कानों से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर गूंज रही थी, क्योंकि उसने अपने दांत कसकर भींच लिए थे। कभी नहीं, ज़ेरास ने अपने दांत कसकर भींच लिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने एक बार फिर उस पर शिकंजा कस लिया था, जिससे उसकी 5 इंद्रियों से खून बहने लगा था। उसका मन पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिससे उसका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन बेकार हो गया था। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया, ज़ेरास जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी हथेली अचानक स्पर्श की तरह चमक उठी, उसमें एक रूनिक छवि दिखाई देने लगी। तुरंत ही उसके हाथों में एक वस्तु दिखाई दी, जैसे पूरी दुनिया में एक गोलाकार लहर गुजरी, जिसने ज़ेरास की पकड़ को तोड़ दिया। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल बलपूर्वक सुनहरे रंग में बदल गए, जो सामान्य से 2 गुने लंबे हो गए, जबकि सुनहरे रंग के तराजू ने उसकी सभी भुजाओं और चेहरे के एक हिस्से को ढंक दिया। ज़ेरास ने आखिरकार अपना आखिरी तुरुप का पत्ता निकाला। अटलांटिस ट्राइडेंट। बूम! ज़ेरा की आकृति के चारों ओर सोने का एक गोलाकार क्षेत्र दिखाई दिया, जिसने उसे उसके आसपास के स्थान पर नियंत्रण करने से रोक दिया। यह आभा! आकृति की गहरी आवाज़ गूंजी, उसकी आंखों में शुद्ध आश्चर्य, बिना छुपे। अध्याय 185, पहला परीक्षण समाप्त करना। इसने उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया, इसने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया और असहायता की भावना पैदा कर दी। इसने उसे खुद पर संदेह करने और अपनी मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे ज़ेरास ने अपना सिर उठाया और एक पूरी दुनिया उस पर गिर पड़ी। विशाल क्लब उस पर विनाशकारी शक्ति के साथ गिर रहा था, इसकी गति लगातार बढ़ रही थी। फिर भी उसकी आंखों में और भी गहरा गुस्सा चमक उठा, क्योंकि उसका असहाय चेहरा तुरंत एक क्रोधित व्यक्ति का हो गया। उसके अस्तित्व की गहराई में एक ऐसा गुस्सा जिसे वह भी नहीं समझा सकता था कि यह कहां से आया था। यह एक शक्तिशाली राजा की भावना थी जब एक नीच गुलाम उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए उठता है। अत्यधिक तिरस्कार और क्रोध की भावना। दहाड़! अपने शरीर को बलपूर्वक मोड़ते हुए ज़ेरास का शरीर तुरंत उसके कपड़े से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसके शरीर में ट्यूमर की तरह मुड़ गईं। जैसे ही वह 2.5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ा, वह एक घृणित प्राचीन राक्षस में बदल गया जिसके शरीर पर जले हुए तराजू थे। हाँ, उसने खोपड़ी बनना चुना। ज़ेरास को अपने भीतर पागलों जैसी ताकत महसूस हुई और उसके शरीर पर भयानक काली और लाल नसें उभर आईं, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ज़ेरास के दर्द से चीखने पर उसके कंधों से 4 और हाथ जोर से निकल आए। आमतौर पर किसी वस्तु में रूपांतरित होने के लिए उसे उसकी अच्छी तरह से कल्पना करनी होती है, या उससे भी बेहतर यह कि उसे पहले उसका सामना करना पड़ता है। इससे परिवर्तन आसान हो जाता, लेकिन उसने पहले कभी 6 भुजाओं वाली खोपड़ी नहीं देखी थी, जिससे उसका रूपांतर बहुत दर्दनाक हो गया, क्योंकि यह उसकी अपनी कल्पना थी। उसके पूरे शरीर में मन प्रवाहित हुआ और उसकी आकृति से ऊर्जा की एक काली लहर निकली और उसने एक बार फिर पहाड़ों की ओर अपनी नज़र उठाई। उसकी आंखों में विद्रोह की इच्छा स्पष्ट थी। आओ! काबूम! जमीन फट गई, हवा टूट गई और पूरे युद्ध क्षेत्र में शॉकवेव फैल गई, क्योंकि जगह के चारों ओर की बर्फ उड़ गई, जिससे 10 मीटर के दायरे में एक स्पष्ट उद्घाटन हुआ।
एक विशालकाय क्लब जमीन पर टिका हुआ था, बिना हिले डुले, अचानक हिलने लगा और फिर अचानक से हिलने लगा, जब 10 मीटर का विशालकाय व्यक्ति अचानक बल से 3 कदम पीछे हट गया। 5 मीटर की दरार के नीचे एक घुटने टेकता हुआ ज़ेरास था, जिसके कपड़े फट गए थे और उसके रोमछिद्रों से खून बह रहा था, जिससे दरार में खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। ज़ेरास बार बार गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शरीर पर भयानक दर्द पागलों की तरह हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा पहाड़ उस पर पटक दिया गया हो और वह जमीन पर धंस गया हो और उसकी बांह की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। हालांकि उसका पुनर्जनन पहले से ही सक्रिय था, फिर भी उसके घावों को भरना अभी भी मुश्किल था क्योंकि वे बहुत भारी थे। तुरंत ही एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, -100 HP, मन 3/250। अरे, मैंने अपना सारा मन इस्तेमाल कर लिया। नोटिफिकेशन देखकर उसके सिर पर एक नस चढ़ गई, लेकिन उसे ज्यादा आराम करने का समय नहीं मिला जब क्लब को एक बार फिर से ऊपर उठाया गया और नीचे की ओर पटक दिया गया, जिससे ज़ेरास पर एक और विनाशकारी शक्ति निकल गई। क्या परेशानी है? ज़ेरास ने क्रॉस लेग करके बैठने से पहले बड़बड़ाया। तुरंत ही नीचे की जमीन टूट गई क्योंकि वह क्लब के दबाव से तुरंत नीचे धंस गया, लेकिन ज़ेरास ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि वह जल्द से जल्द खुद को वापस आकार में लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब क्लब संपर्क बनाने से सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर था तो यह अचानक रुक गया और आगे नहीं जा सका, इससे पहले कि विशालकाय और क्लब प्रकाश के कण बन गए और दूर चले गए। बधाई हो ट्रायल परीक्षक, आपने पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पास कर लिया है। अब आपको तुरंत दूसरे परीक्षण में ले जाया जाएगा। कम से कम मुझे थोड़ा आराम तो दो। ज़ेरास ने अपने फेफड़ों से चीख मारी, लेकिन उसके पैरों के नीचे से हरी ऊर्जा का रूनिक घेरा उभर आया और वह जहां था वहां से गायब हो गया। तुम दूसरे परीक्षण में पहुंच गए हो, द ट्रायल ऑफ स्लम्बरिंग विल, आवाज ने कहा और ज़ेरास ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने आसपास के क्षेत्र को देखा। यह एक खाई थी उसके नीचे, जबकि उसके चारों ओर हजारों तैरते हुए चट्टानी प्लेटफॉर्म थे। ऐसा लग रहा था कि उस जगह का गुरुत्वाकर्षण अनियमित था क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ तैर रहे थे, लेकिन वह अपने पैरों पर पहाड़ पर कसकर बंधा हुआ था। उस जगह के चारों ओर धुंध फैल गई जो मौत की तरह शांत थी, जिससे ज़ेरा का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। ये डर के कारण था, अज्ञात का डर। अराजकता की आंख सक्रिय करें। ज़ेरास ने पहाड़ के नीचे देखा कि उसके नीचे क्या है, और अचानक वह 3 कदम पीछे हट गया क्योंकि डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह धीरे धीरे खड़ा होकर वह बेहतर तरीके से देखने के लिए मंच के किनारे के करीब चला गया और उसने वह देखा जो वह चाहता था। ये खून का समुद्र और हड्डियों का एक खंभा था। वह जिस मंच पर खड़ा था वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। नहीं, यह एक खंभे द्वारा उठाया गया था और वह खंभा मृतकों की लाखों हड्डियों से बना था जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित थीं। हजारों प्लेटफार्मों को देखते हुए कौन विश्वास करेगा कि लाखों शवों से बने खंभे थे जो मंच को हवा में पकड़े हुए थे? अगर ऐसा है तो कितने लोग मारे गए? कम से कम अरबों होंगे। बस किस मनोरोगी ने ये किया? अचानक जिस मंच पर वह खड़ा था वह गड़गड़ाने लगा क्योंकि ज़ेरास ने जगह के चारों ओर देखा और पाया कि यह केवल उसका मंच नहीं था जो गड़गड़ा रहा था, पूरा क्षेत्र था और मंच के नीचे खून के समुद्र के भीतर से कुछ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। और धीरे धीरे एक शैतानी पंजा खून के समुद्र से बाहर निकल आया क्योंकि एक इकाई धीरे धीरे अंदर से उठी और ज़ेरास के सामने आ गई। अकल्पनीय अस्तित्व वाला प्राणी, एक सच्चा शैतानी ब्रह्मांडीय अस्तित्व। लाल गैस की एक लहर उसके मुंह से निकली और पूरी दुनिया को एक ऐसे जानलेवा इरादे से घेर लिया जिसे ज़ेरास ने पहले कभी महसूस नहीं किया था या जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। कितना समय हो गया है? शब्द स्पष्ट रूप से गूंज उठा और ज़ेरास को आखिरकार उस प्राणी की पूरी छवि मिल गई। क्या यह एक सपना है? अध्याय 186, मृत्यु। यह आभा, यह एक दिव्य श्रेणी का हथियार है, प्राणी ने अपने आप से फुसफुसाया। हालांकि ज़ेरास को यह एक दहाड़ जैसा लग रहा था। ऐसे कमजोर व्यक्ति के हाथों में एक दिव्य श्रेणी का हथियार, कितना दिलचस्प है। तो क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? ज़ेरास ने अपनी छाती ऊपर करके और आंखों में कोई डर न दिखाते हुए कहा। भले ही तुम्हारे पास एक दिव्य श्रेणी का हथियार हो, तुम्हारी तुच्छ शक्ति उसकी शक्ति का 1% भी उपयोग नहीं कर पाएगी। तुम अभी भी अयोग्य हो, अब नरक में जाओ। काबूम। ज़ेरास की ओर एक उंगली आगे की ओर चुप गई जिससे उसके सामने सैकड़ों गोलाकार लहरें दिखाई देने लगीं और अंतरिक्ष शक्ति के लिए मुड़ गया और भूतिया उंगली तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। सुनामी की तरह उसकी ओर बढ़ते विनाशकारी हमले को देखकर ज़ेरा का चेहरा तुरंत बदल गया। गर्जना, अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए जिससे वह पहाड़ हिल गया, ज़ेरास ने त्रिशूल को आगे की ओर पटक दिया जिससे एक विनाशकारी हमला हुआ जो उंगली से बुरी तरह टकराया। काबूम। अंतरिक्ष में पागलों की तरह लहरें उठीं, मानो विस्फोट को रोक ना पा रहा हो, क्योंकि एक आकृति जमीन में समा गई, पहाड़ को चीरती हुई नीचे खून के समुद्र में गायब हो गई। पूरा इलाका कुछ देर के लिए शांत हो गया जिससे शैतानी इकाई खूनी समुद्र को देखने लगी। छी,
कितना समय बर्बाद हुआ, कम से कम मुझे एक दिव्य श्रेणी का हथियार मुफ्त में मिल गया। उसने कहा। उसके पंजे पानी में डूब गए जहां ज़ेरास गिरा, लेकिन आगे देखते ही उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। आकृति के चेहरे के सामने तुरंत प्रकट होते हुए ज़ेरास ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसकी विशाल आंख में छेद कर दिया, क्योंकि हथियार के चारों ओर की सुनहरी आभा उन आंखों में घुस गई। सुनहरी ऊर्जा एक जानवर की तरह तबाही मचा रही थी। अर्र, मैं तुम्हारे तुच्छ खेल से तंग आ चुका हूं, कमजोर। ऐसा कहते हुए उसने ज़ेरास की ओर देखा, जो भूत देख रहा था। एक खरोंच भी नहीं। तुरंत उसके सारे बाल खड़े हो गए, क्योंकि उस प्राणी की आंखों में हजारों रूनिक रेखाओं से अंकित एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दिया। काबूम! वही विशाल घेरा तुरंत ज़ेरास के ऊपर प्रकट हुआ, जिसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उस स्थान से दूर नहीं जा सकता। काबूम! धीरे धीरे भंवर से निकलकर एक विशाल शैतानी पंजा खून से लथपथ होकर उस पर विनाशकारी हमला कर रहा था। दहाड़! ज़ेरास ने तुरंत पागलों की तरह दहाड़ लगाई और अपने भीतर की सारी ऊर्जा अपने त्रिशूल में डाल दी और उसे पंजे के खिलाफ उठा दिया। काबूम! हवा टूट गई और फट गई, और अंतरिक्ष अस्त व्यस्त हो गया। उसके पैरों के नीचे का पहाड़ फटकर चूर चूर हो गया और उसके नीचे खून का समुद्र तुरंत अलग हो गया, क्योंकि एक प्रलयकारी शक्ति ने जमीन को चीरते हुए उसमें विस्फोट किया। हाँ, आश्चर्य की एक छोटी सी सांस आकृति के मुंह से निकली, क्योंकि उसे लगा कि कुछ अभी भी उसकी रक्तकला का विरोध कर रहा है। फिर उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने पंजे के नीचे एक खून से लथपथ आकृति देखी जिसने त्रिशूल उठाया हुआ था। ज़ेरा की त्वचा धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होने लगी, क्योंकि उसकी मांसपेशियां फट गईं और पंजे की तीव्र ऊर्जा से उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। फिर भी उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने विरोध में अपने दांत कस लिए, हालांकि उसे धीरे धीरे नीचे धकेला जा रहा था और जल्द ही उसे टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। मेरा गुलाम बनो और ऐसी शक्ति प्राप्त करो जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, या मेरा विरोध करो और नष्ट हो जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ लाखों गुना बढ़ गई थी, क्योंकि यह उसके पूरे टूटे हुए शरीर में गूंज रही थी। मैं कभी गुलाम नहीं बनूंगा, तुम्हारे जैसे शैतानी अस्तित्व का नहीं। काबूम! हाथ तुरंत अचानक पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया, जैसे कि यह पहले केवल 10% शक्ति पर था, लेकिन अचानक 100% पर आ गया। तुरंत ज़ेरस का शरीर टुकड़ों में कुचल गया, क्योंकि वह धीरे धीरे हवा में गिर गया। त्रिशूल उसके हाथों में रून में वापस चला गया और उसका परिवर्तन धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि उसके बाल अपने सफ़ेद रंग में वापस आ गए और उसके सुनहरे तराजू गायब हो गए। मुझे लगता है कि यह वही है, ज़ेरस ने खुद से कहा, क्योंकि उसकी आंखों में हजारों भावनाएं चमक रही थीं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम मैं एक वीरविहीन गुलाम बनकर नहीं मरा। उसने अपनी आंखों में गर्व के साथ बड़बड़ाया, क्योंकि जल्द ही अंधेरे ने उसकी सारी इंद्रियों को ढक लिया और वह खूनी समुद्र में उतर गया। अचानक एक चमकदार नीली रोशनी अंतरिक्ष में चमक उठी और ज़ेरा के स्थान पर उतरी और अगले ही पल वह अंतरिक्ष से गायब हो गया। मेरे जैसा शैतान! शैतानी इकाई अचानक बुदबुदाई जब उसने ज़ेरा के गिरने की जगह को देखा। तुम मुझे शैतान कैसे कह सकते हो अगर तुम्हारे अंदर और भी शुद्ध शैतानी रक्तरेखा है? आकृति ने बड़बड़ाते हुए कहा, धीरे धीरे खूनी समुद्र में वापस उतरते हुए उस जगह पर मौत की शांति लौटा दी, सिवाय कुछ पहाड़ों के जो टुकड़ों में बिखर गए हैं और कुछ पर निशान हैं जो पागल प्रतिरोध के सबूत के रूप में काम कर रहे हैं। बधाई हो, आपने दूसरा परीक्षण पूरा कर लिया है। विल का परीक्षण, और ऐसा करने वाली पहली विदेशी जाति। अब आपको पुरस्कार कक्ष में ले जाया जाएगा। एक बार फिर से आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास की आकृति एक अंधेरे कमरे में एक बड़े पूल पर उतरी, जो मौजूद नीले पानी के पूल से रोशन था। तुरंत ज़ेरास पानी में डूब गया, रुकने से पहले उसकी गहराई तक गिर गया। होस्ट के आसपास एक आनुवंशिक तरल पदार्थ की खोज की गई है। जीनोम चरण तक पहुंचना, पौराणिक स्तर के जीनोम का पता लगाना। जीनोम संगतता 95%। जीनोम को स्वीकार करना। होस्ट अब एक सुस्त टाइटन में विकास शुरू करेगा। अध्याय 187, मिथिक लेवल जीनोम। अगले सेकंड में नीली रोशनी का एक विस्फोट ज़ेरास को कवर करता है और फिर गायब हो जाता है। ज़ेरास उसके साथ गायब हो जाता है। नीली रोशनी चट्टानों से बने एक अंधेरे कमरे में चमकती है, जैसे कि किसी तरह की प्राचीन गुफा हो। गुफा के बीच में लावा का एक गोलाकार कुंड था, लेकिन अजीब बात यह है कि लावा हमेशा की तरह लाल नहीं था, बल्कि पूरी तरह से नीले रंग का था। प्रकाश ज़ेरास को कुंड के बीच में गिरा देता है और उसके शरीर से एक चटकने वाली आवाज़ निकलती है और फिर वह उसमें डूब जाता है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक एक भी लहर नहीं देखी गई। उसके बाद अचानक एक काली रोशनी चमकने लगी। यह नीले कुंड के नीचे एक हल्की झिलमिलाहट के रूप में शुरू हुई और अचानक से चमकने लगी और गुफा को काली और नीली रोशनी के मिश्रण से रोशन कर दिया। नीले लावा के भीतर गहरे लावा के भीतर एक इंसान की सूखी भूसी देखी जा सकती थी। उसका शरीर कुंड के मैदान में सीधी स्थिति में लेटा हुआ था। उसकी गर्दन पर एक बड़ा छेद था और उसके शरीर के हर हिस्से पर हजारों अन्य छेद और गहरी चोटें थीं। वह वहां निश्चल पड़ा था जब अचानक उसके माथे पर एक काला क्रिस्टल दिखाई दिया और अचानक धड़कने लगा।
पहले तो ये धीरे धीरे धड़कता रहा और फिर तेजी से धड़कने लगा और गति पकड़ता चला गया। धड़कनों की बढ़ती गति के साथ एक चूषण बल पैदा हुआ जिससे पूल के शीर्ष पर अचानक एक भंवर बन गया, क्योंकि सारा नीला तरल, जिसे इसकी मोटाई के कारण लावा कहा जा सकता है, अचानक अंधेरे प्रकाश के निर्देशानुसार ज़ेरा के शरीर में बहने लगा। लावा में मौजूद शुद्ध ऊर्जा ज़ेरा के शरीर में तेजी से भर गई और उसके शरीर पर लगी सभी चोटें रहस्यमय तरीके से बंद होने लगीं। उसकी गर्दन पर बना छेद धीरे धीरे बंद होने लगा और अगले 3 घंटे में उस पर चोट का एक भी निशान नहीं था। उसके शरीर पर मौजूद सभी चोटें खत्म हो गई थीं, क्योंकि ज़ेरा का शरीर अगले सेकंड में सामान्य हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ लावा बचा हुआ था। नीला लावा धीरे धीरे उसकी हड्डियों और त्वचा में समा गया, जिससे अचानक ही काला क्रिस्टल चमक उठा। ज़ेरास का शरीर, जिसे सूखी भूसी कहा जा सकता है, अचानक फैलने लगा, क्योंकि लावा उसकी हड्डियों में घुस गया और वे टुकड़ों में बिखर गईं, लेकिन काली रोशनी और भी ज्यादा गहरी काली रोशनी के साथ चमक उठी, जिससे टूटी हुई हड्डी फिर से बनने लगी। नीला लावा एक बार फिर हड्डियों में भर गया और उन्हें मजबूती दी, लेकिन एक चरण के बाद ये फिर से टूट गया, जिससे हरी रोशनी भी फिर से बनने लगी। विनाश और सृजन का एक चक्र बना, क्योंकि ज़ेरा की हड्डी लगातार मजबूत होती गई, जबकि सुनहरे रंग के रून धीरे धीरे उन पर दिखाई देने लगे। रून कभी कभी सुनहरे प्रकाश के साथ चमकते थे, क्योंकि वे नीले लावा के लिए किसी तरह के प्राकृतिक चूषण बल की तरह काम करते थे, जो धीरे धीरे उनमें समा गया, जिससे वे चमकने लगे और लावा में मौजूद ऊर्जा उसकी हड्डियों में ठीक से समा गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी हड्डियां अब ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े नहीं हो रही थीं, बल्कि धीरे धीरे फिर से बन रही थीं। नीला लावा शुद्ध सफ़ेद पानी में बदलने लगा था, क्योंकि उसमें मौजूद सारी ऊर्जा चूसी जा रही थी। ज़ेरा की हड्डियों को फिर से बनाने की कोशिश करते हुए डार्क क्रिस्टल अपनी अथाह अंधेरी रोशनी के साथ धड़कता रहा और उसने बची हुई सारी ऊर्जा को उसकी रीढ़ की हड्डी में भेज दिया। नीली ऊर्जा के उनके अंदर जाने पर ज़ेरा की रीढ़ भी तुरंत टूट गई, लेकिन क्रिस्टल से निकली काली रोशनी से तुरंत फिर से बन गई, जिससे विनाश और सृजन का एक और चक्र शुरू हो गया। ऊर्जा की नीली लहर के उनके अंदर समा जाने से उनकी रीढ़ की हड्डी में भी सुनहरे रंग के रून दिखाई देने लगे, जिससे रून चमकने लगे और सारी ऊर्जा उनकी रीढ़ की हड्डी में भेजकर उसे मजबूत बनाने लगे। बची हुई नीली रोशनी उनकी त्वचा में चली गई, जिससे उनमें मौजूद अशुद्धियां दूर हो गईं और ज़ेरा की त्वचा पर अचानक नीले रंग के हीरे जैसे मोटे तराजू दिखाई देने लगे। उनके हर तराजू पर छोटे छोटे ब्लैक होल मौजूद थे, क्योंकि नीले लावा की बची हुई सारी ऊर्जा उन ब्लैक होल में समा गई थी, जिससे तराजू अविश्वसनीय स्तर तक मजबूत हो गए थे। 5 दिन बाद लगभग 2 मीटर लंबा एक मानव जैसा प्राणी अब शुद्ध सफ़ेद तरल के अंत में लेटा हुआ देखा जा सकता था, जो पानी से अलग नहीं दिख रहा था। सुंदर नीले रंग के तराजू ने उसके शरीर के हर हिस्से को जटिल रूप से ढक रखा था, जो कभी कभी नीली रोशनी के फटने से चमकते थे। उसके भीतर से एक सुनहरे रंग की रोशनी चमकती थी, क्योंकि उसकी हड्डियों में मौजूद रून कभी कभी सुनहरे रंग की रोशनी से चमकते थे। उसका खून, जो पहले लाल और काला था, अब उसमें एक अतिरिक्त नीला रंग था। काला क्रिस्टल अचानक से काली रोशनी के साथ चमकना बंद हो गया, क्योंकि यह कभी कभी ज़ेरा के माथे पर धीरे धीरे धड़कता था, लेकिन यह अब पहले की तुलना में 5 गुना से अधिक धीमी गति से धड़कता था, क्योंकि यह केवल एक छोटी टिमटिमाती हुई काली रोशनी पैदा करता था। ऐसा लगता है कि वैद्य को उसकी मौत के दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश में उसमें मौजूद अधिकांश ऊर्जा सूख गई थी। गुफा में जो कुछ बचा था वह एक पूरी तरह से शांत तालाब था, जो गाढ़े नीले लावा से सामान्य पानी में बदल गया था, जिसमें मौजूद सारी ऊर्जा निकल गई थी। गुफा में सन्नाटा मौत की तरह था, जब अचानक तालाब की सतह पर एक गोलाकार लहर दिखाई दी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर तुरंत उबलने लगी। धमाका! एक आकृति अचानक तालाब से बाहर कूद गई, जमीन पर झुकने से पहले हवा में 10 मीटर की यात्रा की। उसके पैरों के नीचे की टाइल वाली फर्श तुरंत टूट गई, जिससे उस जगह पर 3 मीटर का छेद हो गया जहां वह गिरा था। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी आंखें हवा में चुभने वाली रोशनी भेजती हुई खुलीं। ज़ेरास बता सकता था कि उसे अपने शस्त्रागार में एक शक्तिशाली हमले के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा, इससे पहले कि वह तराजू में से एक को भी तोड़ सके। हाँ, वे इतने कठिन थे, फिर भी ये केवल रक्षा ही नहीं थी जिसे उसने सुधार महसूस किया। अचानक उसके सामने एक सुनहरे रंग का अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। बधाई हो, होस्ट ने मिथिक लेवल जीनोम के साथ सफलतापूर्वक विलय कर लिया है। होस्ट ने एक नया जीनोम, द स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम प्राप्त किया है। अध्याय 188, शक्ति की खोज। ज़ेरास ने अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उन हाथों में बहुत ज्यादा शक्ति उबल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियों को पूरी तरह से हीरे से बदल दिया गया हो, जिससे उनमें अटूट शक्ति आ गई हो, कम से कम उसकी पिछली शारीरिक शक्ति से 3 गुना ज्यादा। फिर भी उसने अनजाने में अपने हाथों को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर मोड़ दिया, क्योंकि उसे इसमें कुछ अजीब लगा। अब वह पहले से ज्यादा इसके प्रति सचेत था। यह अजीब है। ज़ेरा के हाथों ने उसकी रीढ़ की हड्डी को महसूस किया और वह महसूस कर सकता था कि यह अजीब तरह से अविश्वसनीय रूप से कठोर थी।
यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद तराजू से भी ज्यादा कठोर। अरे सिस्टम, तो इस स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम के बारे में क्या बात है? ज़ेरास ने अभी भी अनिश्चित होकर पूछा कि सिस्टम क्या कह रहा था। गणना के अनुसार स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम एक पौराणिक स्तर का जीनोम है और मानवीय शब्दों में इसे ए ग्रेड स्तर का कहा जा सकता है। 9 परिवारों के समान स्तर। बहुत बढ़िया, है न? ज़ेरास ने अपनी बांह को कसते हुए और फैलाते हुए कहा। हाँ, और सिस्टम स्कैन के अनुसार भी ये जीनोम एक विकसित जीनोम है जो बाद में समय बीतने के साथ पूरी तरह से अलग जीनोम में बदल जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? यह एक तितली के विकास की तुलना की तरह है। अभी ये कहना सुरक्षित है कि मेजबान के जीनोम का ये स्तर केवल प्यूपा चरण में है, बाद में ये धीरे धीरे विकसित होगा जब तक कि आप अब एक पूर्ण तितली नहीं बन जाते। इस जीनोम में बहुत अधिक क्षमता है और गणना के अनुसार भविष्य में इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यह पागलपन है, ये लगभग कैसडेवोरा जीन की तुलना में भी हो सकता है, ज़ेरास ने चौंकते हुए जोर से कहा। नहीं, स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम की तुलना कैसडेवोरा जीन से करना एक चींटी की तुलना टाइटन से करने जैसा है। पूरी तरह से महत्वहीन, सिस्टम ने तुरंत गरजते हुए कहा क्योंकि ज़ेरास ने अपना मुंह बंद रखा। इस जगह के पहले खेती के खंडहर में तुरंत ए ग्रेड जीन प्राप्त करने पर कौन विश्वास करेगा? यह एक स्वर्गीय स्थान है। गुफा से बाहर निकलने से पहले पानी के कुंड को देखते हुए ज़ेरास ने कहा। गुफा से बाहर निकलते हुए पत्थर की दीवार के माध्यम से ज़ेरास ने आखिरकार उस जगह के चारों ओर मौजूद बड़े हॉल को देखा, जहां दीवारों पर हजारों भित्ति चित्र अंकित थे, जो नीले रंग के पैमाने वाली एक जाति को दर्शाते थे और सबसे छोटे की ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। वे सभी पहलुओं में बिल्कुल उसके जैसे ही थे, सिवाय उनके लंबे नीले बालों और उनकी नीली आंखों के। ज़ेरास ने तुरंत महसूस किया कि जैसे ही उसने अलग अलग भित्ति चित्र देखे, उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। ये हंसी, खुशी और प्रसन्नता का चित्रण था क्योंकि ज़ेरास धीरे धीरे अपनी उंगलियां दीवार पर फिसलाते हुए आगे बढ़ा और उसकी हृदय गति भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह दीवार में और गहराई तक गया, उसने धीरे धीरे हवा को बदलते हुए महसूस किया क्योंकि भित्ति चित्रों की तस्वीर युद्ध को दर्शाती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि युद्ध खुद सोए हुए टाइटन्स के बीच था। लेकिन वह देख सकता था, कुछ अलग था क्योंकि कुछ नींद में डूबे टाइटन्स के पास अब अजीब काली आंखें थीं, उनके सामान्य नीले रंग के बजाय, और उनके पूरे शरीर पर अजीब काली रेखाएं फैली हुई थीं, जैसे कि उन्हें किसी अजीब अंधेरी शक्ति ने अपने नियंत्रण में ले लिया हो। गुफा के अंत में कुछ भी नहीं था, युद्ध का कोई परिणाम नहीं, बस वे अधूरे चित्र। ज़ेरास महसूस कर सकता था, इस युद्ध में जितना बताया गया था उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन बहुत सारे टुकड़े गायब थे। ये कहाँ है? मेरे हिसाब से ये नींद में डूबे टाइटन जाति का पैतृक मैदान है। इसे अपने शब्दों में कहें तो यह उनकी पूजा स्थल की तरह है, वह स्थान जो उनके इतिहास और उनकी शक्ति के स्रोत को छुपाता है। और आपने उनकी शक्ति के सभी स्रोत और उनके इतिहास को भी अवशोषित कर लिया है। अब आपने उनकी जाति के साथ अकथनीय कर्म का निर्माण किया है। यह अच्छा है या बुरा, ये तो भविष्य ही बता सकता है। इससे भी बढ़कर, ज़ेरास अपने दिल में गहरे दर्द की पीड़ा महसूस कर सकता था, लेकिन उसने इसे दबाने की जल्दी की। ये भावनाएं शायद स्लीपिंग टाइटन के जीन के कारण थीं जो उसके खून में बह रहे थे, लेकिन वह स्लीपिंग टाइटन नहीं था, बस उसे उनके जीन विरासत में मिले थे। बाहर निकलने की ओर बढ़ते हुए वह धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गया और उसने हॉल पर एक आखिरी नज़र डाली और एक बार फिर पुल के सामने आ गया, जहां सैकड़ों अन्य मूर्तियां उसे नमन कर रही थीं। ट्रायल परीक्षक को बधाई, आपने परीक्षण पास कर लिया है और स्लीपिंग टाइटन जीनोम की विरासत प्राप्त कर ली है। स्लीपिंग टाइटन्स की खेती की विधि आपके जीनोम में गहराई से प्रत्यारोपित की गई है और सही समय आने पर स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएगी। अब आपको माउंटेन गेट से बेदखल कर दिया जाएगा। पहले जैसी ही आवाज़ गूंजी। तुरंत ही उसके सामने एक नीला द्वार खिल उठा, जिसमें एक काला भंवर बार बार घूम रहा था। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना ज़ेरास तुरंत उसके करीब चला गया और उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर पहुंच गया। फिर भी वह सैकड़ों मूर्तियों की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सका, जिन्होंने अपने सिर झुकाए हुए थे। ये वास्तविक प्राणी थे जिन्होंने परीक्षण का प्रयास किया लेकिन असफल रहे और अब उन्हें अनंत काल के लिए यहाँ रखा गया है। भले ही स्थिति गंभीर हो, फिर भी उन्होंने परीक्षण में भाग लेने का विकल्प चुना। सत्ता की इस खोज में कितने लोगों की जान चली जाएगी और कितने लोग शिखर पर पहुंचने में कामयाब होंगे। भंवर में प्रवेश करते ही ये शब्द पूरे डोजो में गूंजने लगे। भंवर के गायब होते ही उसकी पीठ भी अंदर चली गई और जगह फिर से पहले जैसी शांति में आ गई। कुछ सेकंड बाद डोजो की दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगीं और धीरे धीरे मूर्तियों, पुल, जमीन और सभी तैरते पहाड़ों पर दिखाई देने लगी क्योंकि सुनहरा पानी का स्रोत धीरे धीरे सूख गया और पहाड़ जल्द ही पूरी तरह से दरारों में समा गए। काबूम! एक विनाशकारी विस्फोट ने पूरे स्थान को हिलाकर रख दिया। क्योंकि डोजो में विस्फोट हुआ, उसके बाद मूर्तियां और फिर पहाड़। एक झटके में शुद्ध मान और जीवन से भरपूर पहले की खूबसूरत जगह शून्य के एक उजाड़ क्षेत्र में सिमट कर रह गई। अध्याय 189। जब अच्छा दृष्टिकोण काम नहीं करता।
पूरे इलाके में पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ गूंज रही थी। उसके बाद हवा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जबकि ऊंचे देवदार के पेड़ धीरे धीरे उस जगह के संगीत पर नाच रहे थे। धीरे धीरे उगता सूरज जंगल के घने पत्तों को चीरता हुआ जंगल को खूबसूरत सुनहरे रंग के प्रकाश बिंदुओं से रोशन कर रहा था, जो पत्तों को चीरते हुए जंगल को रोशन कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच हवा अचानक एक गोलाकार रूप में सरसराहट करने लगी और तुरंत एक अंधेरा भंवर खिल उठा और एक पैर जल्द ही उसमें से निकल गया। नीले हीरे जैसे तराजू और सफ़ेद बालों से ढका एक युवक धीरे धीरे भंवर से बाहर निकला, जबकि उसकी तीखी काली आंखें पर्यावरण को स्कैन कर रही थीं। हम आखिरकार वापस आ गया, ज़ेरास ने जंगल की शुद्ध प्राकृतिक हवा में गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और यह जंगल मीलों तक फैला हुआ है। ज़ेरास ने अपनी अस्त व्यस्त आंखों को सक्रिय करते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही उसने जगह के चारों ओर देखा, पेड़ों का नज़ारा उसकी दृष्टि में भर गया। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने 4 लोगों के एक समूह को देखा जो उसके पास से बहुत दूर नहीं था। मुझे देखना है कि क्या वे एक नक्शा साझा करने के लिए तैयार होंगे। ज़ेरास ने धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को देखा, उसके पैर जमीन पर जम गए। वह अभी भी नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था और चूंकि उसकी एआईए वर्दी फट गई थी, इसलिए वह वर्तमान में एक सामान्य लंबी गहरे रंग की आस्तीन वाली टी शर्ट और पैंट पहने हुए था। अगर कोई उसे देखता तो वे उसे कोई असफल उत्परिवर्तन सन की समझ लेते, इसलिए उसे निश्चित रूप से अपने शरीर को ढंकने वाले तराजू से छुटकारा पाना था। अरे सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि इन तराजू को कैसे हटाया जाता है? क्या आप तराजू को खोलना चाहते हैं? हाँ, ज़ेरस ने तुरंत ऐसा कहा या यहाँ तक कि इच्छा भी की। नीले तराजू तुरंत उसके शरीर में वापस चले गए और उसकी कोमल सफ़ेद त्वचा को फिर से प्रकट किया। ओह, तराजू के प्रकट होने के बारे में सोचते हुए वे तुरंत फिर से दिखाई दिए और एक विचार के साथ एक बार फिर से वापस भी आ गए। तो मैं तराजू को वापस रख सकता हूँ और बस एक विचार से उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ, ज़ेरस ने उत्साहित भाव से कहा। इससे वह दूसरों को अपने गुप्त कार्ड के बारे में जानने से बचा सकेगा। आमतौर पर एक स्लीपिंग टाइटन के लिए अपने तराजू को वापस लाना असंभव होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके पास आपके मानव और कैश डिवाइडर जीन की मात्रा और भी अधिक है, इसलिए आप एक मानवीय रूप में वापस जाने और तराजू को वापस लेने का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा है ना? ज़ेरास ने कहा, जैसे ही उसने खुद को जमीन पर कसकर बांध लिया। मकड़ी के जाले जमीन से घुस रहे थे। फिर वह तुरंत आगे बढ़ा और 1 सेकंड में 5 कदम आगे बढ़ा और तेजी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा, जो दूरी पर 4 महिलाओं का एक समूह लग रहा था। गणना के अनुसार सेलेस्टियल टाइटन टॉवर के प्रकट होने में 2 दिन और लगेंगे, राजकुमारी सिचेलरिया मित्रा ने अपने हाथों में नक्शे से अपना ध्यान हटाते हुए कहा, जब वह उस महिला की ओर देख रही थी जिसने उसकी पीठ उसकी ओर की हुई थी। यह उसकी युवा मालकिन राजकुमारी सिचेलरिया थी, हाइड्रा परिवार की सबसे शक्तिशाली और सबसे खूबसूरत युवा प्रतिभा। ये सच है राजकुमारी सिचेलरिया, उसके बगल में बैठी एक महिला की आवाज़ धीरे से गूंजी, जिसके हाथ में भी एक नक्शा था। वह उसकी तरह दूसरी नक्शा जांच करता थी। समूह में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और फिर अंतिम व्यक्ति लंबे लाल बालों वाली एक महिला थी, जो राजकुमारी सिचेलरिया की रक्षक थी। राजकुमारी से सिर्फ 1 साल बड़ी होने के कारण उसे खूनी रास्ते पर चलने का प्रशिक्षण दिया गया है। ये सब उसके जीवन के कर्तव्य के लिए है, जो हर कीमत पर राजकुमारी की रक्षा करना था। उसे राजकुमारी का सबसे करीबी और सबसे बेहतरीन व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि वह तब से उसके साथ है जब से वे दोनों रेंगना सीखे थे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और छोटा सा खेती का खंडहर है। हम इसे आकाशीय टाइटन टॉवर के दिखने से पहले देख सकते हैं। दूसरे मानचित्र परीक्षक ने लंबे सफ़ेद बालों वाली राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, जिसने लगभग 6 घंटे से एक भी शब्द नहीं बोला था। तुम क्या कहती हो, सेलेना? राजकुमारी की कोमल फुसफुसाहट मधुर संगीत के सबसे बेहतरीन टुकड़े की तरह लग रही थी। जब लाल बालों वाली महिला ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, फिर वे शांत हो गईं। चूंकि टॉवर को खुद को प्रकट करने में 2 दिन लगेंगे, खेती की जांच करना कोई बुरी बात नहीं है। अचानक सेलेना रुक गई और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं, जिससे अचानक एक तेज आभा वातावरण में उतर आई, जिससे किसी को ऐसा महसूस होगा जैसे कि उन्हें छाया में एक विषैले सांप द्वारा देखा जा रहा हो। दूसरों की बातचीत में चुपके से घुसना, ये बहुत असभ्यता है ना? सेलेना की आवाज़ गूंजी और पूरा समूह तुरंत रुक गया। उनके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें इस दौरान देख रहा था। तुमने मुझे गलत समझा, मर्दाना आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी, जब एक व्यक्ति उनके रास्ते में 10 मीटर दूर पेड़ से नीचे कूदा, धीरे से जमीन पर उतरा। तुरंत सेलेना की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने युवक के उतरने पर हवा के झोंके को देखा और उसने खुद से सोचा, उसे अपनी ताकत पर अद्भुत नियंत्रण है। और तुम हो? सेलेना की आवाज़ थोड़ी घृणा से भरी हुई थी। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, ज़ेरास ने यथासंभव विनम्र होने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया,
तुम वही यह आदमी हो जिसके सिर पर इनाम है, सेलेना ने जवाब दिया और ज़ेरा की आंखें बेकाबू होकर कांप उठीं। ये निश्चित रूप से इसे कहने का एक अजीब तरीका है। तो ज़ेरास, तुम जीवन से थक चुके हो, इसलिए तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए गंदे काम करें। कम से कम एक खूबसूरत महिला के हाथों में मौत लकड़बग्घों के झुंड से बेहतर है ना? वरना मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब तुम्हारे सिर पर इनाम है तो तुम हम पर चुपके से हमला क्यों कर रहे हो। ज़ेरा को तुरंत अपने पूरे शरीर में एक ठंडी सी अनुभूति हुई, क्योंकि उसे लगा कि उस पर एक अजीब सा दबाव पड़ रहा है, जैसे छोटे छोटे सांप उसके चारों ओर रेंग रहे हों। लेकिन वह समझ गया कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और उसने इसे अनदेखा कर दिया। मुझे समझाने की अनुमति दें। मैं पिछले कुछ दिनों से इस जगह पर घूम रहा हूं और अपनी खोजबीन कर रहा हूं और तो तुम खो गए हो, सेलेना ने कहा और उसके लिए सब कुछ समेट दिया। ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो, ज़ेरास ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है। तो तुम हमारा नक्शा चुराना चाहते हो? सेलेना ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं बस सोच रहा था कि क्या मैं पहले शब्द बोलने से पहले अपना सिर खोए बिना उधार मांग सकता हूँ। तो क्या मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपका नक्शा उधार ले सकता हूँ? नहीं, क्या? मैंने कहा नहीं, सेलेना ने एक बार फिर जवाब दिया। उसकी आवाज़ में चर्चा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हमारा नक्शा किराए पर नहीं है। क्या आपको बस इतना ही चाहिए था? सेलेना ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मुझे बस नक्शा चाहिए था। अच्छा, अब भागो। 5 सेकंड बाद, तुम अभी तक भाग क्यों नहीं रहे हो? बस मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। वह क्या है? सेलेना ने झुंझलाहट के साथ पूछा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूं, ज़ेरास ने कहा और उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई और एक ठंडी आभा ने दुनिया को घेर लिया, क्योंकि सेलेना ने अपनी आभा को बाहर निकाला जिससे पूरा इलाका अचानक एक ठंडे तहखाने में छिप गया। तुरंत ही समूह की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने ज़ेरा की छवि हवा में कणों में बिखर गई और उसके एक पल बाद उनके सामने 1 मीटर का गड्ढा दिखाई दिया। आप वास्तव में भाग्य को ललचा रहे हैं। काबूम, अध्याय 190, अजीब राजकुमारी से चेलेरिया। तुरंत मित्रा के सामने एक आकृति दिखाई दी और उन अथाह काली आंखों ने उसे घूरा, जिससे वह स्तब्ध होकर खड़ी हो गई, जहां वह 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थी। लेकिन सेलेना के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। जैसे कोई सांप अपने हमले की तैयारी कर रहा हो, सेलेना का हाथ तुरंत ज़ेरा की गर्दन की ओर बढ़ा, जैसे कि वह पहले से ही उसके कदम की उम्मीद कर रही थी, जबकि ज़ेरा के हाथ भी उसी समय नक्शे की ओर बढ़े। बूम! ज़ेरा के पैर ने जमीन में गहरी खाई खोदने से पहले एक आकृति को तुरंत पीछे की ओर खिसकाया, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च की गई हो। धीरे धीरे अपनी झुकी हुई स्थिति से उठकर उसने अपने हाथ को अपनी गर्दन पर घुमाया और खून की बूंद को महसूस किया जो उस पर मौजूद एक सीधी रेखा के कट के कारण दिखाई दी थी। तुम बहुत मजबूत हो। मैं भविष्य में हमारे बीच एक वास्तविक लड़ाई की उम्मीद करता हूँ, ज़ेरास ने कहा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल में प्रवेश किया। और साथ ही, नक्शे के लिए धन्यवाद, मित्रा ने अपने हाथों को खाली देखकर आलसी आवाज़ सुनी। हाँ, उसने कैसे किया? उसने चौंक कर पूछा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने बिना उसकी जानकारी के उससे नक्शा कैसे छीन लिया। छी, कमीने! ज़ेरास का पीछा करने के लिए तैयार होते ही सेलेना की आंखों में घृणा की चमक आ गई। परेशान मत हो, सेलेना ने अपने पीछे मुड़कर सिचेलरिया को देखा और घृणा को शांत करते हुए मधुर आवाज़ सुनाई दी। हमारे पास अभी भी एक नक्शा है। इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या हमारे पास जांच करने के लिए कोई खेती का खंडहर नहीं है? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। राजकुमारी की आवाज़ गूंजी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका रेशमी सफ़ेद गाउन उसके पीछे चल रहा था और बाकी 3 तुरंत उसके पीछे चल रहे थे। ज़ेरस जंगल में चला गया और उसने अपने हाथों में लिए नक्शे पर एक नज़र डाली, फिर एक पेड़ की शाखा पर कूद गया। उसे इस आदान प्रदान में अपनी हार का एहसास था, लेकिन यह वास्तव में हार नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। निश्चित रूप से वह पहले से ही समूह में घुस सकता था और बस नक्शे को छीन सकता था, जल्दी से नाटक से बच सकता था, लेकिन उसके पास एक कारण था कि वह पहले से ही सभी नाटकों से क्यों गुजरा। उस जगह पर एक विशेष व्यक्ति था जिसने उसे गहरी ठंड और खतरे का एक बड़ा आभास दिया। बेशक सेलेना मजबूत थी, एक ही आदान प्रदान में लगभग उसकी गर्दन काट सकती थी, लेकिन ज़ेरस को असली बात सफ़ेद बालों वाली राजकुमारी का आभास हो गया, जिसने पूरे आदान प्रदान के दौरान अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी खामोशी और आभा ने उसे सिहरन पैदा कर दी और वह ये देखने की उम्मीद कर रहा था कि वह छोटे से नाटक के दौरान क्या करने में सक्षम है, लेकिन वह पूरे समय चुप रही। और जब उसने बल का सहारा लिया तो वह चुप रही और एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया या ऐसा करने का संकेत नहीं दिया। उसने जो शांति दिखाई उससे वह अपने किनारे पर ही रहा और ज़ेरास ने अंत में पीछे हटना चुना। उसके लिए यह उसका नुकसान था। निश्चित रूप से एक अजीब बात है।
उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन जल्द ही उसने उसे बाहर धकेल दिया क्योंकि वह अपने हाथों में नक्शे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अलग अलग क्षेत्रों को देख रहा था जिन्हें चिन्हित किया गया था। ज़ेरास ने अपने होंठ चाटे क्योंकि उसने नक्शे पर लेबल किए गए विभिन्न खजानों और खंडहरों और यहाँ तक कि अपने संदर्भ बिंदु को देखा। जैसे ही उसने यह द्वारा अन्य शब्दों के बदले में प्राप्त करने के लिए कहा, उसने तुरंत अपनी घड़ी चालू कर दी और उसने पेड़ से नीचे कूदने से पहले उस स्थान के खजाने के स्थान को चिन्हित किया और निकटतम स्थान पर चला गया और अपना मिशन शुरू किया। उसके लिए सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चल रहा था और ज़ेरा अपनी सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे आश्चर्य है कि क्विन कैसा कर रहा है, ज़ेरास ने पेड़ों के बीच जल्दी से गायब होते हुए कहा। शून्य के एक खाली हिस्से में एक चांदी के बालों वाला युवक खड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह शून्य में एक खास दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था जहां दो आकृतियां धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही थीं। आखिरकार उससे 15 मीटर की दूरी पर पहुंचकर दोनों आकृतियां रुक गईं और उनके असली चेहरे आखिरकार सामने आ गए, जिससे पता चला कि वे रेज और नेक्सस हैं। नेक्सस ने आश्चर्य और उत्साह के साथ अपने सामने आंखों पर पट्टी बांधे युवक को देखते हुए कहा, तुम सच में आए? उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि हमारे पास एक अधूरा काम है न? उद्धरण चिन्ह। क्विन ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को धीरे धीरे हटाते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा और उसकी आंखें खुल गईं, जिससे एक भेदने वाली नीली रोशनी निकली जो उसके सामने के शून्य को भेदते हुए उसे नीली रोशनी की चमक में रोशन कर रही थी। साथ ही, अगर तुम दोनों एक साथ आते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार, अगर दूसरा धीरे धीरे मर रहा है तो तुम किनारे पर खड़े होकर नहीं देखोगे, है न? क्विन ने कहा जैसे ही उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और रेज और नेक्सस के चेहरों पर भी एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। तुरंत ही रेज और नेक्सस के शरीर से एक शानदार रोशनी शक्तिशाली रूप से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी साधना छोड़ दी और उन्हें पता चला कि वे दोनों मध्य उल्का रैंक चरण में हैं। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा भाई, नेक्सस ने कहा, उसकी नीली आंखों में तीव्र युद्ध की भावना चमक रही थी। मैं भी, रेज ने क्विन को सीधे घूरते हुए कहा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं और तुम दोनों भी यहां मरोगे, क्विन ने जवाब दिया क्योंकि उसके शरीर से रक्त की तीव्र लालसा निकल रही थी जिससे दोनों भाइयों के चेहरे तुरंत बदल गए। किलिन इंटेंट अविश्वसनीय रूप से गहरा था, इतना कि इसने क्विन के पीछे एक खूनी नदी का प्रेत बना दिया जिसकी नीली पुतलियां अपने किनारों पर गहरे लाल रंग की होने लगीं। तुरंत ऐसा लगा जैसे कोई सच्चा सितारा जन्म ले रहा हो क्योंकि क्विन ने अपनी आभा को हवा में फैला दिया और उसके चारों ओर दरारों जैसी दिखने वाली सफ़ेद रेखाएं फैला दीं। मैं तुम दोनों को ऐसा दर्द दूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्विन ने दांत पीसते हुए कहा और अगले ही पल वह गायब हो गया। तुरंत नेक्सस का चेहरा बदल गया और उसने भी अपनी आभा को फैलाया, जो वास्तव में क्विन की आभा से एक भी कम नहीं थी। बूम! एक विनाशकारी विस्फोट ने पूरे स्थान को हिला दिया क्योंकि एक आकृति दूर तक उड़ गई। अंत में खुद को स्थिर करते हुए नेक्सस की आंखें पूरी तरह से चौंक गईं क्योंकि उसने अपने बाएं कंधे को देखा जो खून से लथपथ था। एक ही झटके में उसका पूरा बायां हाथ फट गया।